जय हिंद बच्चों। आशा है आप अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं रुचि शर्मा आज हिंदी के कालखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ को पढ़ने से पहले हम चलते हैं हमारे स्वतंत्रता दिवस की ओर। जैसे ही स्वतंत्रता दिवस का नाम सुना वैसे ही हमारे मन में लहराता हुआ तिरंगा, विद्यालय में गाए जाने वाले देशभक्ति के गीत, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम एकदम से हमारे जहन में उभर कर आने लगे हैं। और आए भी क्यों ना, क्योंकि हम अपना राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और हम इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि उस स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए कितने ही वीरों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि किस किस प्रकार के स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे। बात करते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन की। 1857 का स्वतंत्रता का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में किन किन लोगों की भूमिका थी, किन किन लोगों ने उस आंदोलन के माध्यम से अपनी मातृभूमि को, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था और किस प्रकार किया था, यह सब हमने अपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा भी है और इससे हम भली भांति परिचित भी हैं। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह पाठ कक्षा 12 हिंदी विशिष्ट पाठ्य पुस्तक स्वाति। पाठ का नाम तात्या टोपे, जो एकांकी विधा में है। उसे समझेंगे और देखेंगे कि तात्या टोपे ने किस प्रकार स्वतंत्रता के आंदोलन में अपने आप को समर्पित कर दिया था। जानेंगे पाठ में किस प्रकार से उन्हें धोखे से पकड़ा गया और फिर ये भी देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनकी क्या मुख्य भूमिका थी। पाठ को पढ़ने से पहले पाठ को किन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे ये समझना भी आवश्यक है। तो हम स्क्रीन पर देखते हैं कि हम पाठ को किन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। हम कक्षा, पाठ्य पुस्तक और पाठ के नाम से तो परिचित हो ही चुके हैं, हम विधा से भी परिचित हो चुके हैं। अब हम पाठ के लेखक कौन है, डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र, इनका लेखक परिचय में थोड़ा सा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देखेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे एकांकी में प्रमुख पात्र कौन से हैं और एकांकी कितने दृश्यों में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले जानते हैं लेखक परिचय। डॉक्टर सुरेश शुक्ल चंद्र का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गढ़ेवा ग्राम में हुआ था। देखते हैं आपकी प्रमुख रचनाएं। आपके द्वारा लिखे गए एकांकियों में स्वप्न का सत्य, टूटते हुए बहुरूपीय, मुखौटे बोलते हैं, गृहकलय, कायाकल्प, समर्पण, प्रायश्चित आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। देखते हैं लेखक की भाषा और शैली और साहित्य में स्थान। आपने अपने एकांकियों में अनेक प्रयोग किए हैं। आपने मंची एकांकी, स्ट्रीट प्ले, रेडियो एकांकी, मोनोलॉग आदि अनेक नाट्य शैलियों में अपनी नाट्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं। आपके एकांकियों की भाषा सरल, अभिनय और मंचीय है। वाक्य विन्यास बोधगम्य तथा सरल है। भाषा प्रभावपूर्ण है। संवाद कथ्य को आगे बढ़ाने में समर्थ है और कौतूहल निर्मित करते चलते हैं। साहित्य बृहत्तर मानव मूल्यों की स्थापना
एवं विश्व कल्याण की भावना को लेकर चलने वाले डॉक्टर चंद्र अपने समकालीन नाटककारों में अलग पहचान रखते हैं तथा इसी विशेषता के कारण समकालीन नाटक परिदृश्य में अपनी अमिट छाप छोड़ने में समर्थ हैं। लेखक परिचय देखने के पश्चात हम एकांकी का केंद्रीय भाव देखेंगे। डॉक्टर शुक्ल ने प्रस्तुत एकांकी में तात्या टोपे के जीवन से संबंधित एक घटना को उभारा है। तात्या टोपे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के प्रमुख सेना नायकों में से थे। उनकी वीरता और देशभक्ति ने अंग्रेज़ों को हिलाकर रख दिया था। अंग्रेज़ों द्वारा की गई अनेक व्यूह रचनाओं के बावजूद भी वे अंत समय तक साहस से संघर्ष करते रहे। इसी से उनकी रणकुशलता और सामरिक बुद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। इस एकांकी की कथा वस्तु तात्या टोपे के जीवन की क्रांतिकारी भूमिका से संबंधित है। अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए वे अपने साहस, कूटनीति और रणकुशलता का परिचय देते रहे, परंतु तात्या को अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बना लिया जाता है और स्वतंत्रता की बलिवेदी पर उन्हें फांसी दे दी जाती है। हमने पहले भी देखा कि एकांकी 5 दृश्यों में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो देखते हैं पहला दृश्य, जिसका समय क्या है, सन 1859। पहला दृश्य, स्थान है नरवर के समीप अंग्रेज़ों का फौजी शिविर और समय प्रातः 7:30 बजे और वार्तालाप हो रहा है रॉबर्ट नेपियर और मेजर मीट के बीच। नेपियर मीट से कहते हैं, तात्या का पीछा करते हुए 1 वर्ष हो गया पर हम लोग उसको पकड़ने में सफल न हो सके। तो मीट कहते हैं, साहब उस पर बड़े बड़े कमाल और हुनर है, पकड़ना आसान नहीं। नेपियर कहते हैं, फिर भी सरकार की आज्ञा मानना हमारा फ़र्ज़ है, किसी न किसी तरह तो उसे पकड़ना ही होगा। वे कहते हैं कि सेना की 7 टुकड़ियां तो निरंतर उसका पीछा करने में लगी हैं। क्या एक छोटे से क्रांतिकारी के पीछे सेना की 7 टुकड़ियों का लगना आश्चर्य की बात नहीं है? इस पर मीट कहते हैं, है, पर तात्या छोटा होते हुए भी अपने में असीम है। हम लोग पीछा करते करते निराश हो गए हैं। उसमें जादू की सी करामात है। कभी तो उसके पास हज़ारों सैनिक रहते हैं, क्रांतिकारियों की सेना अचानक आ जाती हैं। तोपों और शस्त्रों की गड़गड़ाहट से हम लोग भयभीत हो जाते हैं। कभी एक छोटी सी टुकड़ी लिए ही सामने से निकल जाता है। वाणी में ही नहीं साहब, शारीरिक शक्ति और बुद्धि से भी वह पराजय है। उसकी सैन्य संचालन शक्ति तो मुझे चकाचौंध में डाल देती है। गुप्तचरों से ज्ञात होता है वह समीप ही है, और जब हम निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते हैं तो वह 50 मील दूर निकल जाता है। उसमें फिरती तो बिजली से अधिक है। उसे पकड़ना टेढ़ी खीर है। अब नेपियर कहते हैं कि अरे सरकार ने तो 10,000 रुपये इनाम भी रख दिया है। तब मीट क्या कहते हैं, 10,000 रुपये उसके सामने कुछ भी नहीं है। साहब वह वीर धन्य होगा जिसको यह यश हाथ लगे। उसकी शोहरत ही उसके लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। इतने में ही एक गुप्तचर का प्रवेश होता है। गुप्तचर उन्हें क्या सूचना देता है? वह कहता है, अभी पता लगा है तात्या आजकल नरवर के राजा मानसिंह के संरक्षण में है। अब नेपियर कहते हैं, मानसिंह ने उसे अपने संरक्षण में क्यों लिया है? तब गुप्तचर क्या उत्तर देता है? वह कहता है, मानसिंह तात्या का विश्वसनीय मित्र है। इधर 1 वर्ष से दौड़ते दौड़ते तात्या थक गया था और उसका स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ चुका था, इसलिए उसे कुछ दिन के लिए मानसिंह के संरक्षण में जाना पड़ा। अब नेपियर कहते हैं कि हमें अपना प्रस्ताव मानसिंह के पास भेजना चाहिए। तब गुप्तचर और दूसरे लोग उन्हें ये सलाह देते हैं कि वे क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे, वे कभी भी आपको तात्या को सौंपने के लिए तैयार नहीं होंगे। नेपियर फिर कहते हैं, अब क्या करना होगा? तो सब उन्हें सलाह देते हैं, इसके लिए कुछ षड्यंत्र रचना होगा। इस प्रकार पहला दृश्य यहीं समाप्त होता है। एकांकी के दूसरे दृश्य में राजा मानसिंह के महल का एक प्रकोष्ठ दिखाया गया है और समय लगभग दोपहर 2 बजे का है, जिसमें राजा मानसिंह और विजय सिंह आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। मानसिंह पूछते हैं, तात्या साहब के रहने की समुचित व्यवस्था हो गई विजय सिंह? तो विजय सिंह कहते हैं, हाँ महाराज, पाड़ौन के जंगल में गुप्त स्थान है, वही उनके निवास की व्यवस्था कर दी गई है तथा सुरक्षा के लिए गुप्तचर और सैनिक भी नियुक्त कर दिए गए हैं।
अब मान सिंह कहते हैं उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना होगा। उनको पकड़ने के लिए सरकार अपनी पूरी शक्ति लगा रही है। हम सबको बड़ी सतर्कता से काम करना होगा। सेनापति जी, तात्या की रक्षा करना अपना प्रथम कर्तव्य है। तात्या भारत माँ के सच्चे सपूत हैं। ग्वालियर पराजय के बाद जब सभी राजा क्रांति का रास्ता छोड़ चुके थे, अकेले तात्या ही थे जो स्वतंत्र रूप से छापामार आक्रमणों द्वारा अंग्रेजों को तबाह करते रहे। उनके हजारों सैनिकों को मृत्यु के घाट उतारते रहे। ग्वालियर पराजय के पहले भी तात्या ने कई युद्धों में अंग्रेजी फौजों को करारी मात दी है। अभी भी उनसे भारत को बहुत सी आशाएं हैं। इस वीर सेनानी की रक्षा तन, मन और धन की बाजी लगाकर करनी होगी। विजय सिंह उनको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि वे सभी उनकी रक्षा में तत्पर हैं और उनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। फिर मान सिंह विजय सिंह से पूछते हैं कि अब तात्या का स्वास्थ्य कैसा है। विजय सिंह कहते हैं कि अब तो कुछ कुछ सुधर रहा है, पहले तो केवल अस्थिपंजर ही शेष मात्र रह गया था। अभी ये सब वार्तालाप चल ही रहा था कि एक प्रहरी का प्रवेश होता है। वह आके उन्हें सूचना देता है कि आपसे कोई मिलना चाहते हैं। अब कौन मिलना चाहते हैं? प्रहरी सूचना देता है, महाराज, सरकारी घुड़सवार सेना के अधिनायक मेजर मीड आपसे मिलना चाहते हैं। और मान सिंह उन्हें आने दो कहकर उन्हें आने की अनुमति दे देते हैं। अब जो मीड थे वो पूछते हैं, सुना है कि आजकल आपने तात्या को संरक्षण दिया हुआ है। अब मान सिंह क्या कहते हैं? संरक्षण नहीं, वह आजकल मेरे आतिथ्य में है। तात्या साहब मेरे खास मित्रों में से हैं। बहुत अनुरोध के बाद उन्होंने मेरे यहाँ कुछ दिन रहना स्वीकार किया है। मीड उनसे कहते हैं कि तात्या राजद्रोही हैं, उन्हें पकड़ना होगा और उन्हें पकड़ने के लिए सेना की 7 टुकड़ियाँ 1 साल से पीछे लगी हुई हैं। अब मान सिंह क्या कहते हैं? ज्ञात है, पर जब तक वह मेरे आतिथ्य में है तब तक उन्हें नहीं पकड़ा जा सकता। अब मीड जो है वो कहते हैं, सोच लीजिए महाराज, एक राजद्रोही को संरक्षण में रखना आसान बात नहीं है। इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो मान सिंह कहते हैं कि वे मेरे आतिथ्य में हैं, मैं उन्हें संरक्षण अवश्य प्रदान करूंगा। जो मीड हैं वो बार बार मान सिंह को समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आप उन्हें पकड़वा देंगे तो आपको इतना इनाम दिया जाएगा, सरकार की तरफ से आपको ये लाभ प्रदान किए जाएंगे। मान सिंह क्या कहते हैं? वे कहते हैं, मैं इन प्रलोभनों की अपेक्षा अपने कर्तव्य को अधिक महत्व देता हूँ मीड साहब। मैं तात्या साहब को कभी आपके हवाले नहीं कर सकता। अब जो मीड है वो कहते हैं, इससे आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। तो वे कहते हैं, मैं किसी से भी नहीं डरता या घबराता। एक देशभक्त की रक्षा में उत्सर्ग होना मेरे लिए स्वाभिमान का विषय होगा। इतने में ये सुनते ही जो मीड है वो आवेश से एकदम से महल के बाहर निकल जाते हैं। अब मान सिंह जो है वो विजय सिंह से क्या कहते हैं? सेना की समुचित व्यवस्था करो। विजय सिंह उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते हैं, अपने सभी सैनिक पहले से तैयार हैं, लेकिन सरकार की विशाल सेना के सामने अपने थोड़े से सैनिक क्या कर सकेंगे? मान सिंह कहते हैं, कैसे भी हो मित्र की रक्षा तो करनी ही होगी। इतने में ही प्रतिहारी का प्रवेश होता है। धोखा, घोर धोखा महाराज, गजब हो गया। संपूर्ण राज महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ ले गए। क्या? राज महिलाओं को सरकारी सैनिक पकड़ ले गए? हाँ महाराज। यह कैसे हुआ? क्या वहाँ अपने सैनिक नहीं थे? थे, पर धोखा दिया गया। कैसा धोखा? आपके सगे संबंधी नारायण देव ने विश्वासघात किया। अंग्रेज अफसरों को पहले से ही ज्ञात था कि महाराज आसानी से तात्या को देने वाले नहीं। जिस समय मेजर मीड आपके पास आया था उसी समय नारायण देव महल में पहुंच चुके थे और उन्होंने महल से सभी प्रहरियों को हटा दिया था और उनके स्थान पर सरकारी सैनिक वेश बदलकर तैनात कर दिए गए थे। बहुत से सैनिक इधर उधर भी लगे हुए थे। मेजर मीड ने दरबार से बाहर आते ही सैनिकों को इशारा किया और बात की बात में सैकड़ों सैनिक महल में घुस गए और जब तक अपने सैनिक वहां पहुंचे पूरा महल खाली हो चुका था। मान सिंह कहते हैं, यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। जिस नारायण देव को मैं अपना समझता रहा वही आस्तीन का सर बन गया और मेरी इज्जत धूल में मिला दी। यह घटना मेरी राज मर्यादा पर अमिट कलंक है। विजय सिंह कहते हैं, राज महिलाओं का अपहरण डराने के लिए किया गया है, जिससे आप तात्या को सरकार के हवाले कर दें। तो अब मान सिंह और विजय सिंह दोनों ही इस समस्या पर गंभीरता से विचार करते हैं। इस प्रकार यह दृश्य यहीं समाप्त होता है। अब आता है एकांकी का तीसरा दृश्य।
इसमें स्थान कौन सा? स्थान है पाढ़ोन का वन और समय सुबह के लगभग 8 बजे हैं। यहाँ बताया गया है कि तात्या कुछ बैठे सोच रहे हैं। इतने में ही चर का प्रवेश होता है। चर तात्या टोपे से कहते हैं, बहुत चिंताजनक सूचना है श्रीमन। तात्या कहते हैं, क्या हुआ? अंग्रेज़ों को पता चल गया कि आप मानसिंह के संरक्षण में हैं। मेजर मीड ने मानसिंह के महल की महिलाओं का अपहरण करा लिया। महिलाओं का अपहरण? हाँ श्रीमन, नेपियर ने मानसिंह को खबर भेजी है कि यदि तात्या को हमारे हवाले न किया गया तो महिलाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। मानसिंह बहुत चिंतित है। तात्या कहते हैं, चिंता की बात ही है, महिलाओं को छुड़ाना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए अनेक के प्राण जाएं यह ठीक नहीं। इस स्थिति में मानसिंह को मुझसे राय लेनी चाहिए। ठीक है, तुम जाओ। तात्या अपने से ही कहते हैं, आज 8 अप्रैल 1859 है। 1 माह हो गया यहाँ रहते हुए। अंग्रेज़ों को पता चल चुका है, अब यहाँ और रहना ठीक नहीं है। इतने में ही मानसिंह का प्रवेश होता है। वे उनसे कहते हैं, आइए। मानसिंह कहते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है? तात्या कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेजर मीड ने सब महिलाओं का अपहरण कर लिया। तो मानसिंह कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वे कहते हैं तात्या कि उन महिलाओं को शीघ्र छुड़ाने का उपाय करना चाहिए। मानसिंह पूछते हैं, क्या उपाय करें? तो वे कहते हैं कि हमें मीड के शिविर पर आक्रमण करना चाहिए। तब मानसिंह कहते हैं कि मेरे पास इतना सैन्य बल नहीं है कि मैं अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सकूं। तात्या कहते हैं, आप मुझे सैनिक दे दीजिए, मैं महिलाओं को छुड़ाऊंगा। इसके पश्चात मानसिंह फिर उनसे कहते हैं, यदि आपने छुड़ा भी लिया तो अंग्रेज़ बड़ी सेना लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमारी वैसी ही हालत होगी जैसे कानपुर, झांसी और ग्वालियर की हुई है। फिर मानसिंह कहते हैं कि मैंने एक उपाय और सोचा है, आपके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को मीड के हवाले कर दिया जाए। आपको अंग्रेज़ों में कोई पहचानता नहीं है, वे उस व्यक्ति को ही तात्या समझ लेंगे। बस आपको यहाँ से जाने के बाद गुमनाम रहना होगा, अंग्रेज़ों को पता न चले कि आप जिंदा हैं। तात्या कहते हैं, गुमनाम जीवन बिताना मेरे लिए संभव नहीं है और मैं यह भी नहीं चाहता कि कोई मेरी रक्षा के लिए अपने प्राण दे। मैं आपके संरक्षण से तुरंत जाने को तैयार हूँ और मैं यहाँ से जाकर कैसे भी हो अपनी जंग जारी रखूँगा, अंग्रेज़ों को चैन से नहीं रहने दूंगा। मानसिंह कहते हैं, लेकिन इससे मेरी समस्या हल न होगी। अंग्रेज़ समझेंगे मैंने आपको भगा दिया, महिलाएं भी मारी जाएंगी, राज्य भी चला जाएगा। मैं कुछ मित्र राजाओं से बात करता हूँ, यदि वे सहयोग देने को तैयार हुए तो फिर अंग्रेज़ों के शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाऊंगा। आप 3 दिन का समय मुझे दीजिए, मैं 3 दिन के भीतर पुनः आपके पास आता हूँ, तब तक आप यहाँ रहिए। आपके इस गुप्त स्थल का पता भी किसी को मालूम नहीं है। तात्या कहते हैं, ठीक है, और मानसिंह वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार एकांकी के 3 दृश्य हमारे सामने आ चुके हैं। तीनों दृश्यों में हमने अलग अलग वार्तालाप देखे हैं और अलग अलग संवाद शैली भी देख ली है। अब आते हैं एकांकी के चौथे दृश्य पर। एकांकी के चौथे दृश्य में पाढ़ोन का जंगल ही है और समय लगभग दोपहर 12 बजे का है। तात्या कह रहे हैं, 3 दिन हो रहे हैं, अजीमुल्ला खां ने आने को कहा था, वे नहीं आए। तब वे अपने प्रहरी को आज्ञा देते हुए कहते हैं, कोई आए तो सूचना देना, अब मैं विश्राम करूंगा। तात्या जमीन पर बिस्तर लगाकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेजर मीड कुछ सैनिकों के साथ दबे पांव प्रवेश करता है। मीड तात्या के बगल में रखी तलवार को आहिस्ता से उठा लेता है और सैनिक को सोते हुए तात्या को गिरफ्तार करने का इशारा करता है। सैनिक तात्या को दबोचकर उनके हाथ बांध देते हैं। तात्या अवाक थोड़ी देर प्रतिरोध करते हैं और मीड ठहाका लगाकर हंसता है और कहता है, आखिर पकड़ में आ ही गए। तात्या कहते हैं, तुमने सोते हुए तात्या को पकड़ा है, जागते हुए तात्या को पकड़ कर दिखाते तो मैं समझता कि तुम वीर हो। यदि शक्ति है तो मुक्त कर दो और द्वंद्व युद्ध कर सम्मान पूर्वक मुझे गिरफ्तार करो। यह कायरों जैसा कार्य तुम जैसे सेनापति को शोभा नहीं देता। आगे तात्या कहते हैं, मुझे फांसी का डर नहीं है मीड, दुख इस बात का है कि मैं लड़ते हुए शहीद क्यों ना हुआ। मीड के सैनिक तात्या को लेकर चले जाते हैं। इस प्रकार यह दृश्य यहीं समाप्त होता है। अब आते हैं 5वें दृश्य पर। 5वें दृश्य में शिवपुरी के समीप एक जंगल बताया गया है और समय करीब 6 बजे शाम का है। अजीमुल्ला खां और ज्योतिष दोनों आपस में बात कर रहे हैं। गवाहों के ठीक से बयान भी नहीं लिए गए और जज ने तात्या को फांसी की सज़ा सुना दी। ज्योतिषी कहते हैं, उसे डर था कि कहीं जनता विद्रोह न कर दे, अब शीघ्र ही तात्या को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इतने में ही एक साधु का तीव्रता से प्रवेश होता है और वह कहता है,
आज 18 अप्रैल को शिवपुरी में तात्या को सरेआम फांसी दे दी गई। सैकड़ों की संख्या में जनता वहां इकट्ठी थी। मैं भी जनता के बीच खड़ा था। मीर ने एक पेड़ के नीचे एक तख्ते का मंच बनवाया था। वह तात्या को लेकर उस पर खड़ा हुआ और जज का फैसला पढ़कर सुनाया। तात्या पेड़ में लटकते फंदे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सैनिकों ने तात्या की बेड़ी और हथकड़ी खोली। तात्या ने फांसी का फंदा खुद ही अपने गले में डाल लिया। मीर का आदेश मिलते ही जल्लाद ने तात्या के सिर पर टोप डाला और नीचे का तख्ता खींच लिया। तात्या का शरीर पेड़ से लटक गया। जनता सिसक सिसक कर रोने लगी। अंग्रेज़ों की सेना चारों ओर लगी थी। बहुत करुण दृश्य था। मैं तुरंत वहाँ से चला आया। अजीमुल्ला कहते हैं, एक वीर सेनानी हमने खो दिया। यह देश की बहुत बड़ी क्षति है। साधु कहता है, भगवान तात्या टोपे की आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार एकांकी के 5 दृश्य हमने पढ़े और समझे। पूरे एकांकी को समझने के पश्चात हमने ये देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार कितने ही लोगों ने अपने आप को फांसी पर हंसते हंसते चढ़ा दिया। उन्होंने अपने जीवन के लिए या अपने परिवारजनों के लिए या कहें कि केवल भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। इस प्रकार हमारा एकांकी और आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालखंड में किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। एकांकी के 5 दृश्य हमने पढ़े और समझे। पूरे एकांकी को समझने के पश्चात हमने ये देखा कि स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार कितने ही लोगों ने अपने आप को फांसी पर हंसते हंसते चढ़ा दिया। उन्होंने अपने जीवन के लिए या अपने परिवारजनों के लिए या कहें कि केवल भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया। इस प्रकार हमारा एकांकी और आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले कालखंड में किसी नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।